हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो देखिए, एग्ज़ाम और टेस्ट के दौरान आपको हेल्प करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन। और लेकर आ चुके क्या है, आज तो हम ख़त्म करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि हम क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के लिए ये वन शॉट वीडियोस लेकर आए थे। तो भाई ये सुनते ही क्लास 9th कोर्स बी के स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खफा नहीं हो कि मैम हमारे लिए नहीं। जैसे ही 9th ए के ख़त्म होते हैं, हम बी के भी जो है वो वन शॉट रिवीजन लेकर आएंगे। तो खफा मत होइए, सब है हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने जो है ये सीरीज़ शुरू सिर्फ इसलिए करी ताकि आपके टेस्ट या एग्ज़ाम्स के दौरान आपकी हेल्प हो जाए। अगर आप अभी देख रहे हैं तो एग्ज़ाम्स तो नहीं चल रहे हैं, ना टेस्ट होने वाले हैं, लेकिन आगे तो होंगे। भाई आप अभी 8th से 9th में आए हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपको समझनी है। चैप्टर्स पढ़ने हैं पर रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन में ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो क्लास 9th हिंदी कोर्स में चलती हैं आपकी दो बुक, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में हमने जो किया वो क्या, क्षितिज में जो बुक है उसमें करीबन 13 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं? 13 अध्याय, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट हमारा कहलाता है गद्य खंड और दूसरा कहलाता है काव्य खंड। गद्य खंड के अंदर 6 अध्याय हैं, काव्य खंड के अंदर 7 अध्याय हैं। कितने? 7 हैं। और हमने गद्य खंड तो आपको काफ़ी पहले ही ख़त्म करा दिया था और आज हम आपका काव्य खंड भी ख़त्म करा देंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आज जो हम लेकर आए हैं वो हमारे काव्य खंड का अंतिम अध्याय और पुस्तक का अंतिम अध्याय है। कौन सा? बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा लिखी गई ये कविता हमें काफ़ी हद तक समाज में फैली एक विसंगति के बारे में बताती है, और वो विसंगति है बाल मजदूरी। छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, खेलते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां उनसे काम करवाने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। उनको अपना घर चलाना होता है, पेट पालना होता है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं आपको बहुत जगह काम करते दिख जाते हैं, किसी होटल पे, कहीं किसी शॉप पर, कहीं पर भी आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते। इवन बहुत आजकल तो क्या है, आप देखेंगे सड़कों पर जो रेड लाइट जहाँ पर होती है, जहाँ हमें रुकना होता है, वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक कपड़ा, एक वाइपर लेकर आ जाते हैं गाड़ियों को साफ़ करने के लिए। तो ये भी एक तरीके की बाल मजदूरी ही होती है, ठीक है। तो इस बाल मजदूरी या बाल श्रम की समस्या पर लेखक ने ये कविता लिखी है और बहुत बड़ी चिंता व्यक्त करी और हमारे सामने सवाल भी छोड़ा है। क्या हम इसे देखकर महज नज़रअंदाज करते रहेंगे या इस समस्या पर हम कुछ करेंगे भी? सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी इसके लिए नहीं है, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये कविता तो वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज के इस वन शॉट रिवीजन में जो हम करेंगे, हम कविता लेकर आए। कविता ज़्यादा लंबी नहीं है, इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 काव्यांश में रख दिया है। हम इसका लाइन वाइज आपको अर्थ बताएंगे, फिर इसकी व्याख्या बताएंगे, फिर सार बताएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट आप कभी भी कोई भी पढ़ो, अगर आप आज कोई एक टॉपिक उठाकर पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक्स को जैसे ही आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद उससे उसी टॉपिक से संबंधित कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को हल ज़रूर किया करो। ये काम आप लोग मैथ्स में तो करते हो मगर बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं करते हो। ये बहुत कंपलसरी है, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और दूसरा, अगर हमने सारे सवाल हल कर लिए तो इसका मतलब तो हमें टॉपिक समझ में आ गया। अगर मान लो एक सवाल हमसे नहीं भी हल हो रहा है तो इसका मतलब कि अभी हमसे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कुछ समझना रह गया है, ठीक है ना। तो आप फिर से तुरंत ही उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। और एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जब हम टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चंस को करते हैं तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में बैठ जाता है, आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो जब एग्ज़ाम हो तो दोबारा एक बार फिर अगर सरसरी निगाह से आप पढ़ लो उसको, तो आप बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, हमेशा ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का 13वां, पुस्तक का आखिरी अध्याय है हमारा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका हम कर रहे हैं आज वन शॉट रिवीजन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, कविता ज़्यादा लंबी नहीं है, इसे 3 काव्यांशों में हमने बांटा है। देख लें, पहले हम पढ़ते हैं काव्यांश।
कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब हमारे कवि के सामने में भी ये दृश्य आया होगा कि ठंड की समय है, ठंड के समय खूब कोहरा पड़ता है सुबह की तरफ, है ना। फॉग होता है ना, कोहरा मतलब क्या होता है, फॉग। तो सुबह जब फॉग पड़ रही है उस समय जब हमारे घर के बच्चे रज़ाइयों में घुसे हुए आराम कर रहे हैं, उस समय कवि ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। उनके हाथों में बस्तों की जगह, स्कूल बैग्स की जगह थैले हैं, औजार है, टिफ़िन है, उसे लेकर वो अपने काम की साइट्स पे जा रहे हैं। ये देखकर हमारे कवि चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अरे इन बच्चों को या तो पढ़ने स्कूल जाना चाहिए था या खेलना चाहिए था, लेकिन ये बच्चे इतनी छोटी उम्र में, वो भी इतनी विकट मौसम में काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह, भाई कोहरा सुबह ही सुबह है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये पंक्ति अपने आप में भयानक है। क्यों है भयानक? क्योंकि बच्चे होते हैं भविष्य। क्या होते हैं? भविष्य। आज अगर हम काम कर रहे हैं तो कल आगे आने वाली पीढ़ी काम करेगी कि नहीं करेगी, वो देश को आगे लेकर जाएगी, हमारा फ्यूचर सुधरेगा। तो ये एक चीज़ें हैं कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमें एक अच्छा भविष्य नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक भयानक जो है, इस पंक्ति को इस तरह से लिखा जाना, विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह मतलब साधारण एक स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह लिखा जाना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे लिखा जाना चाहिए प्रश्न की तरह, का आखिर क्यों जा रहे हैं ना, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इस तरीके से लिखा जाना। अब आप बोलोगे ये चीज़ क्यों बोली? देखिए, जब हमारे सामने सिंपल एक स्टेटमेंट आता है तो हम लिखकर पढ़कर उसको भूल जाते हैं। ठीक है, यही होता है ना। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन आपके ज्ञान चक्षु तब जगते हैं। ज्ञान चक्षु मतलब आपकी बुद्धि तब घूमनी शुरू करती है जब आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा जाता है। ठीक है, जैसे अब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो ठीक है, हाँ हमने पढ़ लिया, ठीक है, आ गया। लेकिन अगर एक क्वेश्चन रख दिया जाए तब आपका दिमाग काम करना शुरू करता है, उसको हल करने की कोशिश करता है। सेम यही बात होती है, हमारे सामने अगर एक समस्या खड़ी करी जाए तब हमारा दिमाग उस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ता है हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भयानक है इसे विवरण की तरह, इसे लिखा जाना चाहिए प्रश्न की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्योंकि जब हम इसे एक प्रश्न की तरह लिखेंगे तभी लोग इसे प्रश्न की तरह पढ़कर इसके हल करने के लिए कार्यरत होंगे और इस समस्या का निवारण निकलेगा। इसीलिए कवि ने कहा इसे विवरण की तरह नहीं, इसे एक क्वेश्चन की तरह, इसे सिंपल स्टेटमेंट की तरह नहीं, इसे एक क्वेश्चन की तरह लिखिए ताकि लोग इसके निवारण के लिए कार्यरत हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, सुबह सुबह जब पूरी सड़क पर धुंध छाई हुई थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो कोहरे का मतलब क्या है? कड़ाके की, अच्छी ठंड पड़ना। उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। आश्चर्य यह है कि बच्चे मजदूरी करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से सुबह सुबह ठंड में निकलकर काम पर जा रहे हैं। तो भाई बच्चे सुबह सुबह क्यों जाते हैं? स्कूल जाते हैं, या छुट्टी होती है तो घर में रहते हैं, खेलते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे कुछ ना करके वो काम कर रहे हैं जो बड़ों द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी कि काम पर जा रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे भयानक पंक्ति है। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वो अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं और वो ऐसा करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है? तो वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनका जो बचपना है वो कहीं ना कहीं इन कामों में खो जा रहा है।
इसलिए कवि विचलित है। कवि इस समस्या से भयानक इस बात को मानते हैं कि हम लोग इस समस्या को एक विवरण की तरह लिखते हैं, मतलब हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। अर्थात इस समस्या को किसी लेख की तरह लिखने से अथवा कागज़ों में आंकड़े इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। यानी कि सिर्फ आप इसे लिख दो कि भाई इतना % बच्चा जो है वो मजदूरी कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसे सिर्फ हमने कागजी कार्यवाही करके नहीं छोड़ देना है। हमें यह बात किसी सवाल की तरह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां बन गई हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। यानी कि क्वेश्चन है। अब जब आप उन स्थितियों की, जैसे सिंपल एक स्टेटमेंट रखा गया, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो आप इस सवाल का प्रश्न पूछो, सोचो। जब आपके सामने आएगा तो आप ये सोचने पे मजबूर होगे ना कि भाई ऐसी क्या स्थितियां हैं कि इन बच्चों को स्कूल की जगह काम पे जाना पड़ रहा है। काम पर जा रहे हैं तो यानी कि इसके पीछे के बहुत सारे लॉसेस भी हैं, वो सारी चीज़ें है कि नहीं। आखिर क्यों उनसे उनका बचपन छीन कर उन पर काम का बोझ डाला जा रहा है। यानी कि उनका बचपना छीना जा रहा है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना खेल कूद है, और काम का बोझ। तो इसीलिए इसे एक प्रश्न की तरह लिखिए, ना कि विवरण की तरह। अगली पंक्तियां हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप से ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। अब कवि ने जब ये सोचा कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने की जो सामग्री है, जो स्थान है, या तो वो मौजूद नहीं है, इसीलिए ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं आगे कविता में, कहते हैं क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें। अब बच्चे गेंदों से खेलते हैं, तो अंतरिक्ष में गिर जाने का तात्पर्य क्या है कि धरती से वो सारी चीज़ गायब हो गई कि बच्चे खेलते। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, तो अब ये छोटे बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो यानी कि वो जो किताबें जिनको वो पढ़ा करते थे रंग बिरंगी, जिनमें तस्वीरें बनी होती थी, वो किताबें या तो नहीं हैं। अब किताबें कैसे होती हैं, दीमकों ने खा ली, तो सारी किताबें नहीं बची, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने। अब यहाँ पर ये काला पहाड़ जो है वो जिम्मेदारियों का है ना प्रतीक है, तो क्या उन जिम्मेदारियों के नीचे क्या उनके सारे खिलौने कहीं चले गए हैं, जो उनको अपने घर की आर्थिक स्थितियों की जिम्मेदारी उनको उठानी थी, उसके नीचे उनकी सारी ख्वाहिशें, खिलौने क्या मतलब सारी ख्वाहिशें दबकर रह गई। क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें। अब भूकंप का तात्पर्य क्या है कि उनके जीवन में आने वाली ऐसी कौन सी स्थितियां थी कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। मदरसे मतलब क्या हो गया, स्कूल्स, विद्यालय, जो उनके पढ़ने का स्थान है। तो क्या कोई इस तरीके का भूकंप आया जिसके चलते वो सारी इमारतें गिर गईं कि बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्या सारे मैदान सारे बगीचे घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक। तो बच्चों के खेलने की जो जगहें थी, आंगन थे, मैदान थे और सारे बगीचे जहाँ बच्चे खेला करते थे, खिलखिलाया करते थे, क्या वो जगहें ख़त्म हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें नहीं बची हैं तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ही किस लिए, इन बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने के लिए। यानी कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अचानक क्या ये सारे खेल के मैदान, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो इन बच्चों को स्कूल छोड़, खेलना छोड़कर सब काम पर जाना पड़ रहा है। चलिए अर्थ देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि एक साथ कई सारे सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गईं, या फिर उनकी रंग बिरंगी सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया। क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या फिर सारे स्कूलों के भवन किसी भूकंप के कारण तहस नहस हो गए। क्या अचानक सारे खेल के मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। कहने का आशय यह है कि बच्चों का बचपन खिलते हुए बीतना चाहिए। यानी कि जाहिर सी बात है, बच्चा है, खेलेगा, खेलना हमारे शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रंग बिरंगी किताबों को पढ़ते हुए बीतने चाहिए, खिलौनों को खेलते हुए बच्चे बड़े होने चाहिए, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, मैदानों में उछल कूद करनी चाहिए, बाग बगीचों में शरारतें करनी चाहिए,
घरों के आंगनों में चहल पहल मचानी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से इन बच्चों को बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है। अब ये सारी चीज़ें उनके लिए थी, मगर ऐसा क्या हो गया कि ये सब चीज़ें छोड़कर वो काम पर जा रहे हैं। कवि पूछते हैं, आखिर क्यों इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? क्या बच्चों के बचपन के सभी खेल और जगहें समाप्त हो गई हैं? तो क्या सब कुछ समाप्त हो गया है कि इन बच्चों को कहाँ जाना पड़ रहा है? स्कूल के बजाय, खेलने की बजाय इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेकर लेखक काफी चिंतित है। चलिए, अब हमारे पास तीसरा और आखिरी काव्यांश आया है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ठीक है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि मतलब सारे खिलौने, किताबें, स्कूल सब कुछ खत्म हो गया होता। तो ये कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि ये सारी चीजें हस्बा मामूल है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये छोटे बच्चे अगर काम पर जा रहे हैं तो इसका मतलब इनके खेलने, कूदने, पढ़ने की जो चीज़ें हैं, जो जगहें हैं, वो ख़त्म हो गई हैं। इसलिए ये कहाँ जा रहे हैं? ये काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके आगे क्या कहते हैं वो? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? यानी कि जब खिलौने खत्म, गेंदें खत्म हो गई, किताबें खत्म हो गए, स्कूल खत्म हो गए, खेलने के मैदान, आंगन, बगीचे खत्म हो गए, तो भैया जब ये सब कुछ खत्म हो गया तो क्या बचा इस दुनिया में? क्योंकि भाई ये दुनिया ही रंगीन किस लिए है? क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं। अगर यही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। सोचो, कितना भयानक होता अगर ये दुनिया के सारे खिलौने खत्म हो गए, सारी किताबें खत्म हो जाएं। किताबें खत्म होने में तो आप लोग को बड़ा मजा आएगा, मगर ऐसा होगा नहीं। सोचो कितना भयानक होता। किताबें खत्म, खिलौने खत्म, आपके पढ़ने के स्कूल खत्म, आपके खेलने की जगहें खत्म, सब कुछ खत्म। तो इमेजिन करो ये कितना भयानक होता। मगर उससे भी भयानक ये है कि ये सारी चीजें हस्बा मामूल है, यानी कि ये सारी चीजें अपने आप में मौजूद हैं। ये उससे भी ज्यादा भयानक है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों के मौजूद होते हुए भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। भाई अगर किताबें हैं, खिलौने हैं, मैदान हैं, स्कूल हैं, सब कुछ है, तो उन्हें इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्हें पढ़ना चाहिए था, खेलना चाहिए था। तो ये भयानक है कि ये सारी चीजें मौजूद होते हुए भी ये बच्चे सब कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं काम पर, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि ये सारी चीजें मौजूद होते हुए भी दुनिया की कितनी सड़कों से, हजारों सड़कों से लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम उन्हें काम पर जाता हुआ देख रहे हैं। तो इस समस्या को वो हमारे सामने उजागर करके यहीं पे छोड़ जाते हैं कि हमें बाल श्रम, बाल मजदूरी पर रोक लगानी चाहिए। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं और खेल के सभी मैदान खत्म हो गए हैं, बच्चों की किताबें दीमकों ने खा ली हैं, सभी स्कूल, बाग, बगीचे, घरों के आंगन सभी समाप्त हो गए, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? अगर ये सब कुछ खत्म हो गया तो दुनिया में बचा क्या है? कवि कहते हैं कि अगर यह सब सच होता तो यह सच से भी बहुत भयानक होता। यानी कि अगर ये सच होता कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, तो इस सच्चाई अपने आप में बहुत भयानक होती। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि ये बच्चों की सारी गेंदें, खेल के मैदान, बच्चों की किताबें, सभी स्कूल, बाग, बगीचे, घरों के आंगन, ये सब पहले के जैसा ही है। जैसे ये दुनिया में था वैसे ही आज भी है, अपनी जगह यथावत। क्या है? जैसे पहले था वैसे ही है, अर्थात सभी कुछ मौजूद है। लेकिन सब कुछ पहले जैसे होने के बावजूद इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह सबसे ज्यादा भयानक बात है। दुनिया की हजारों सड़कों से हर रोज हजारों बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे अपना बचपन भुलाकर काम करने के लिए जा रहे हैं, है ना? कि सब कुछ है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो
तो ये उन बच्चों के लिए भी भयानक है और हमारे भविष्य के लिए भी भयानक है। ठीक है, तो ये कविता खत्म हो गई, हमने आपको पूरा समझा दिया। अब हमारे सामने आ रहा है इस पूरा कविता का सार, यानी कि समरी, जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, कविताएं तो आपको समझ में आ जाती हैं, लेकिन सार ज़रूर पढ़ा करिए। क्यों? क्योंकि काव्य हो या गद्य हो, ये सार हमें इस पाठ के प्रतिपाद्य को लिखने, इनके काव्य सौंदर्य को लिखने, भाव सौंदर्य को लिखने, हर एक चीज़ में मदद करता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी हमें इन सार से मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी काव्य को अगर जब आप पढ़ते हो तो एक बार सार ज़रूर पढ़ा करो। चलिए देखते क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि राजेश जोशी ने इस कविता के माध्यम से अपने देश की बहुत बड़ी समस्या बाल मजदूरी को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि खेलने, कूदने, खाने पीने और मौज मस्ती करने की उम्र में छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी बांटने के लिए मजदूरी करने को विवश हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। भाई हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, खाना, कपड़ा, मकान, तो उसके वो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उन्हें अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता है, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। बच्चे मजदूरी करने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए घर से सुबह सुबह ठंड में निकलकर काम पर जा रहे हैं। ये हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे भयानक पंक्ति है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस समय वो अपने गरीब माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना बचपन कुर्बान कर रहे हैं। ठीक है, जिस समय उन्हें साथ होना चाहिए, ठीक है, उन्हें हर वो काम करना चाहिए जो हमारे घर के बच्चे करते हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं? अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहे हैं और बचपन कुर्बान कर रहे हैं। और वो ऐसा करने के लिए विवश हैं, वो मन खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, वह मजबूर हैं। इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है? इस समस्या को किसी लेख की तरह लिखने से अथवा कागज़ों के आंकड़े इकट्ठा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कि मतलब हमने एक कहते हैं ना स्टैटिक्स, हम लोग अक्सर सर्वे होते हैं, से एक स्टैटिक्स इकट्ठा किया जाता है कि भाई ये इस तरीके के जो है इतने बच्चे हैं, इतने परिवार हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करी जाती हैं। तो वही चीज़ें सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने मात्र से नहीं होगा, इसका निवारण करना होगा। हमें ये बात किसी सवाल की तरह पूछना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां बन गईं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों का बचपन खिलते हुए बीतना चाहिए। ठीक है, ये खेलते रहें, रंग बिरंगी किताबों को पढ़ते हुए बीतना चाहिए, खिलौनों से खेलते हुए बच्चे बड़े होने चाहिए। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, मैदानों में उछल कूद करनी चाहिए, बाग बगीचों में शरारतें करनी चाहिए, घरों के आंगनों में चहल पहल मचानी चाहिए। तो एक जो बच्चों को करना चाहिए वो सारे काम यहाँ बच्चे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इन बच्चों को अब काम पर जाना पड़ रहा है? अगर बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं और खेल के सभी मैदान खत्म हो गए हैं, या बच्चों की किताबें दीमकों ने खा ली हैं, सभी स्कूल, बाग बगीचे, घरों के आंगन सभी समाप्त हो गए, तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है? जब सब कुछ खत्म है तो क्या बचा है? दुनिया में कुछ है ही नहीं। कवि कहते हैं कि अगर यह सब सच होता तो यह सच में बहुत भयानक होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसे ही होने के बावजूद इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह सबसे ज़्यादा भयानक बात है। विडंबना यह है कि राष्ट्र का भविष्य होते हुए भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ये कहाँ का? हमारे देश का, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, लेकिन उसके बावजूद इनका भविष्य यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। चलिए, तो देखिए अब हमने कविता का लाइन वाइज अर्थ दिया, व्याख्या दी, सार दिया, सब कुछ बताया। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें या कुछ पढ़ें तो हमें कुछ प्रश्नों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लेकर आए हैं कुछ प्रश्न। जैसा कि हमने बोला ही आपको है कि हमारी ये जो बुक है क्षितिज, इससे चाहे काव्यखंड हो या गद्यखंड हो, दो तरह के प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय। तो हमेशा इसी रूप में आप इन प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश करना।
जो लघु उत्तरीय रहेंगे वो 25 से 30 शब्दों में आते हैं, जो बहुविकल्पीय आते हैं तो वो तो उसमें तो चॉइस होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको इसे रेडी करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता का एक काव्यांश यहाँ पर रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें हम करेंगे। तो पहले हम कविता का अंश पढ़ लें। क्या है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अब देखिए ये काव्यांश अभी हमने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा नहीं रही हूँ, इस पे आधारित हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उभरे और उनका क्या आश्रय है। उनके मन में ये प्रश्न उभर रहे हैं कि बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने के जो सामग्रियां हैं और जो स्थान हैं, क्या वो सब खत्म हो गए हैं। जो ये बच्चे खेलना कूदना और पढ़ना छोड़कर काम पर जा रहे हैं, यही उनके दिमाग में प्रश्न उठा है ना, तो यही वो प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या उनके खेलने के लिए रखी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, उनकी विद्यालय की पुस्तकें दीमकों ने खा ली हैं, क्या उनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं, क्या उनके विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई मतलब गिर गई हैं, क्या उनके खेलने वाले बगीचे नष्ट हो गए हैं जो इन्हें काम पर भेज दिया गया है। क्योंकि भाई बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने की चीजें क्या खत्म हो गई, तभी तो वो बेचारे काम पर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो यही प्रश्न उनके मन में उठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे इन सब चीजों का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मतलब देखिए सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें नहीं करनी। एक तो वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, दूसरा उनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं यानी कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, दैनिक ज़रूरतें, खाना कपड़ा मकान, वो उसको में पूरी करने के लिए अपने माँ बाप के काम में हाथ बटा रहे। बच्चे उपर्युक्त सारी चीज़ों का उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः धन के अभाव में वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने का तो वे सोच ही नहीं सकते हैं। अब जब वो दैनिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे तो ये सारी चीज़ें तो फिर क्या हो जाता है, अलग अगले आगे उसमें हो जाते हैं ना। तो पहला क्या, जीवित रहने के लिए भैया खाना ज़रूरी है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा ज़रूरी है, रहने के लिए छत ज़रूरी है। जब ये होती है तब आगे हम सोचते हैं। तो वो दैनिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो ये सारी कहाँ से लेंगे। काम पर जाने वाले बच्चे किन किन सुविधाओं से वंचित हैं। वो खेलने कूदने से, वो पढ़ने से, इन सभी से वो वंचित हैं। काम पर जाने वाले बच्चे खेल के साधनों जैसे गेंदें, खिलौने एवं क्रीड़ा स्थल तथा बगीचों से तो वंचित हैं ही, इसके अतिरिक्त वे शिक्षा संबंधी सुविधाओं से भी वंचित हैं। तो खेलने से भी वो दूर हैं और पढ़ने से भी। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको सार बताया था। प्रतिपाद्य का तात्पर्य होता है थोड़ा बहुत तो हम वो रखते हैं जो कविता में है, वो तो हमें थोड़ा बहुत क्या पूरा रखना है, लेकिन बहुत ही कंप्राइज वे में, बहुत ही कंप्रेस कर देते हैं उसको, बहुत ही छोटा कर देते हैं। इसके अलावा कवि ने इस समस्या को कैसे समझा है और हमें कैसे समझा रहे हैं, इसका क्या निवारण हो सकता है, ये सभी कुछ हम एक उसमें हमें लिखना होता है और वो भी शब्द लिमिट हमारे सामने रहती है। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता में सामाजिक सरोकार का महत्व देते हुए बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को कवि ने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। ये बच्चों के खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, पर सामाजिक विषमता ने उनकी शिक्षा, खेल कूद और भविष्य के अच्छे अवसर उनसे छीन लिए। सामाजिक विषमता क्या है, अमीरी गरीबी, ठीक है। तो भाई जिनके पास पैसा होता है वो ये सब कुछ करते हुए आराम से रहते हैं, उन्हें काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जिन बच्चों के पास में नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये एक सामाजिक विषमता है जिसके चलते उनसे ये अवसर छीन लिए जाते हैं।
बच्चों को यूं काम पर जाने को किसी भूकंप के समान भयावह कहा गया है। वास्तव में इससे कवि समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग कर रहा है कि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए या काम पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तब भी हमारे लिए वो एक नॉर्मल सी बात होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर की जो संवेदना है वो नष्ट हो चुकी है इन बच्चों के लिए। तो वैसे ही संवेदनहीन होते समाज पर व्यंग किया है। समाज इन बच्चों को काम पर जाता देखकर भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि इसमें उनका बच्चा तो है नहीं। भाई मेरा नहीं है तो ठीक है, जिसका भी होगा उसकी चिंता, हम क्यों चिंता करें, है कि नहीं वो भाव। और दूसरे बच्चे से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे केवल मूक बनकर सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बड़ी सामान्य बात है। क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो नॉर्मल बात है, इसमें हम कहाँ घुसें, क्या करें, ठीक है ना। इसलिए वो शांति से मुंह बंद करके वो सारी चीज़ों को वो देखते रहते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है? क्या कारण है कि उनके लिए चिंता का विषय है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बच्चे हम सबका भविष्य हैं। अगर हमारा भविष्य का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा नहीं होगा तो कैसे हम अपने भविष्य को सुंदर और सुदृढ़ बोल सकते हैं? तो वो सुंदर सुदृढ़ होएगा ही नहीं। तो यही चीज को देखकर हमारे कवि ज्यादा चिंतित हैं। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में उन्हें खेल कूद कर अपने बचपन जीने का आनंद लेना चाहिए और स्वयं को स्वस्थ और सबल बनाना चाहिए, उस उम्र में वे काम करके अपना भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। उन्हें तो पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर देश के भविष्य का ही शारीरिक और मानसिक विकास सुदृढ़ नहीं होगा तो आगे चल के हम सभी के भविष्य को खतरा है। इसी बात को लेकर हमारे कवि चिंतित हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने समाज के लिए क्या संदेश दिया है? वो समाज में एक कुरीति है। क्या है वो है बाल श्रम। उसकी तरफ हम सभी का ध्यान आकर्षित किया है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो समाज को संदेश दिया है कि हमें इस बात को जड़ से खत्म करना है। बच्चे काम पे जा रहे कविता में कवि ने बच्चों के काम पर जाने की समस्या को प्रमुखता से उभारा है। उन्होंने समाज से प्रश्न किया है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। समाज के लोग यह सब देखकर भी चुप बैठे हैं। कवि को समाज की यह संवेदनहीनता और भाव शून्यता बड़ी ही भयानक लगती कि हम सब देख रहे हैं लेकिन जब भी हम चुप हैं। तो ये जो हमारे अंदर भाव उभर रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। कवि समाज की संवेदनहीनता और भाव शून्यता को दूर करना चाहता है। वह चाहता है कि समाज इन बच्चों के बारे में कुछ सोचे और उन्हें बाल मजदूरी से छुटकारा दिलाए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सभी लोग मिलकर बच्चों को पढ़ने लिखने खेलने कूदने का अवसर प्रदान कराएं, जिससे पढ़ लिख कर यही बच्चे कल देश के सुयोग्य नागरिक बन सकें। तो मेन यह है कि भाई हमें इस तरफ ध्यान देना होगा, तभी ये सारी चीजें सही हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे किस तरह का प्रश्न उठ खड़ा होता है? किस तरह का प्रश्न कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? किस चीज ने उन्हें मजबूर किया है कि वो काम पर जा रहे हैं? क्या उनके खेलने कूदने की चीजें खत्म हो चुकी हैं जो वो काम पर जा रहे हैं? क्या कारण है? बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने या खेलने कूदने के लिए होता है। यह मस्ती से भरा हुआ तनाव मुक्त होता है, किसी तरह की टेंशन नहीं, खेलो कूदो आराम से खाओ पियो, उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। यह देखकर एक तो हमारे सामने एक भयानक प्रश्न उठ खड़ा होता है, इससे बच्चों की खुशियां छिन जाती हैं और उनका जीवन और भविष्य अंधकार में हो जाता है। बात सही है कि भाई अगर छोटे से बच्चे जिन्हें एकदम स्वच्छंद होकर खेलना है कूदना है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है,
तो क्या होगा, वो आराम से खेलेंगे। लेकिन अब उनके ऊपर उतने ही उस एज में आप काम का बोझ डाल दो, जिम्मेदारी डाल दो कि नहीं तुम्हें भैया इतना कमा के लाना है तभी तुम्हें आज रात का खाना मिलेगा, तो उनके लिए तो चिंता का विषय बन गया। तो जो बचपन पूरा चिंता मुक्त होना चाहिए उसमें तो चिंता और जिम्मेदारी दोनों आ गई। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका भविष्य तो अंधकार में है ही, लेकिन साथ में हमारा भी है। प्रश्न संख्या 6 है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। बच्चे काम पे जा रहे, कविता के आधार बताइए। कोहरे से ढकी का मतलब है कि वे विपरीत परिस्थितियों, वो परिस्थितियां जो बच्चों के लिए क्या सभी के लिए बहुत ही भयानक होती हैं। कोहरे से ढकी यानी कि अत्यधिक ठंड। अब इस ठंड में जब हम सभी ठिठुर कर अपने घरों में बैठे होते हैं, यानी कि उन भयानक परिस्थितियों, उन विपरीत परिस्थितियों में भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों का वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। रात में पड़ने वाला कोहरा सुबह के समय और भी घना हो जाता है, जो शीत की भयावता को और भी बढ़ा देता है, ठंड को और ज्यादा अधिक बढ़ा देता है। वातावरण में छाया घना कोहरा और टपकती बर्फीली फुहारें सर्दी को चरम पर पहुंचा देती हैं। इस वातावरण में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। इस प्रकार के माहौल में कांपते हुए बच्चों को अपनी जीविका जलाने और रोजी रोटी कमाने हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी होता है। वह सोचता है कि काम की परिस्थितियां भी एकदम प्रतिकूल हैं, पर फिर भी इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यानी कि ये बच्चों के हिसाब से पूरी तरीके से विपरीत है, लेकिन तब भी बच्चे मजबूर हैं काम पर जाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्षितिज बुक का आखिरी अध्याय। यहाँ पर हमने ये पूरी बुक खत्म आपकी कर दी। अब क्या, अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक हमारी कौन सी है, वो है कृतिका। कृतिका बुक में दिए गए हैं 3 अध्याय, तो इन 3 अध्यायों की हम समरी देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोर्स एक फटाफट 1 शॉट खत्म कर रहे हैं, ताकि एग्जाम और टेस्ट के दौरान आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शुरू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट बुक कृतिका भाग 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।